अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं ख़बरों की तफ़सीलात की तरफ। तुर्किया में 14 मई को इंतख़ाबात होने वाले हैं और इससे क़बल तैयब एर्दोग़ान की मकबूलियत में कमी के दावे किए जा रहे थे, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ एर्दोग़ान ने एक इंतख़ाबी जलसा किया जिसने ये तमाम दावे खोखले साबित कर दिए हैं और अपने हरीफ़ों को पैगाम उन्होंने दे दिया है कि वो अब भी आवाम के नूरे नज़र हैं। गुज़िश्ता रोज़ इस्तांबुल में अतातुर्क एयरपोर्ट पर सदर रजब तैयब एर्दोग़ान के इंतख़ाबी जलसे को सदी का सबसे बड़ा सियासी जलसा करार दिया जा रहा है, जिसमें 17 लाख लोग शरीक हुए हैं। इस्तांबुल में होने वाला इंतख़ाबी जलसा सदी का सबसे बड़ा जलसा था, जिसमें 1.7 मिलियन अफराद ने शिरकत की, जिसे देखते हुए न सिर्फ एर्दोग़ान की मकबूलियत का पता चलता है बल्कि चंद दिन बाद होने वाले इंतख़ाबात में उनकी पोजीशन भी मुस्तहकम दिखाई दे रही है। वहीं तुर्किया में 14 मई को इलेक्शन होंगे। अगरचे गुज़िश्ता दिनों होने वाले अवामी पोल्स में बताया गया है कि एर्दोग़ान पर उनके सियासी हरीफ कमाल ओगलो को थोड़ी सी बरतरी हासिल है, ताहम एर्दोग़ान की आक पार्टी के हालिया जलसे ने उनकी मकबूलियत का एक और सबूत दे दिया है। वहीं तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोग़ान ने इस बहुत बड़े जलसे आम से खिताब में अवाम से अपील की कि अपोजिशन इत्तेहाद को मुल्क को तकसीम करने का मौका न दें। वाज़ेह है कि रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी की क़यादत में 6 पार्टियों पर मुश्तमिल अपोजिशन की नेशनल अलायंस की जानिब से कमाल कलीजदारोग्लो सदारत के उम्मीदवार हैं और मौजूदा सदर रजब तैयब एर्दोग़ान ने 20 साल से इक़्तिदार पर अपनी गिरफ्त बरकरार रखी हुई है। ताहम हालिया महीनों में मुल्क में माशी बदहाली और एक मुहलिक ज़लज़ले के बाद उनकी इंतज़ामिया पर सख्त तनकीद की जा रही है। ताज़ा तरीन पोलिंग के मुताबिक तुर्किया की मुत्तहिदा अपोजिशन एर्दोग़ान की हुक्मरानी के लिए एक बेमिसाल चैलेंज बन चुकी है। वहीं 2019 के मेयर के इंतखाब में पहली बार हिज़्ब इख्तिलाफ के हाथों इस्तांबुल की शिकस्त ने एर्दोग़ान की हुकूमत के लिए ख़तरे की घंटी उसी वक्त बजा दी थी। वो इस्तांबुल जिसके वो मेयर रहे थे और फिर उनकी पार्टी ने पूरे मुल्क की ज़िम्मा इख्तिदार संभाल ली थी। कर्नाटक में क्लास 10 यानी कि SSLC के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। ताज़ा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस साल पास होने वाले तलबा की जो फ़ीसद है वो 83.89% है और इस साल 8,35,102 तलबा ने SSLC इम्तहानात में शिरकत की थी, जिनमें से 7 लाख तलबा जो है वो कामयाब हुए हैं। लड़कों के पास होने का तनासुब 80% रिकॉर्ड किया गया है, जबकि लड़कियों की कामयाबी का तनासुब 87% रिकॉर्ड किया गया है। वहीं इस साल सिर्फ 4 तलबा ने 625 में से 625 यानी कि तमाम मुकम्मल स्कोर हासिल किए हैं, जो कि पिछले साल के एदाद-ओ-शुमार से बहुत ज़्यादा कम है। वहीं चित्रदुर्गा 96.8% पासिंग फ़ीसद के साथ बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाला इलाका बन गया है और उसके बाद मंडिया में 96.7% और हासन उसका फ़ीसद जो है वो 96.6% रहा है। वहीं दिल्ली में अपने मुतालबात को लेकर मुजाहरा कर रहे पहलवानों की हिमायत में आज किसान जो है वो जंतर मंतर पर पहुंच गए हैं। किसान मुजाहरीन को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा रखी थी, लेकिन किसानों ने बैरिकेडिंग हटा दिए थे और जंतर मंतर पर मुजाहरे की जगह तक वो पहुंच गए हैं। वहीं बुजुर्गों के साथ बड़ी तादाद में किसान दिल्ली पहुंचे हैं। वादरे के पहलवान जिनसी इस्तेहसाल मामले में बीजेपी लीडर ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे हैं और उनकी हिमायत में अब किसानों ने भी आवाज़ बुलंद कर दी है। किसानों का कहना है कि वो इरादा करके ही आए थे कि बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की ज़रूरत पड़ी तो वो ऐसा करेंगे और अब जो है वो पहलवानों के साथ वो पहुँच चुके हैं। कर्नाटक में 10 मई को असम्बली इंतखाबात होने हैं। आज इंतखाबी तशहीर का आखिरी दिन है और सभी पार्टियां आज अपने उम्मीदवारों के हक़ में इंतखाबी तशहीर करते हुए पूरा जोर लगा रही हैं। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने आज कर्नाटक असम्बली इंतखाबात के मद्देनज़र बेंगलुरु के विजयनगर में रोड शो किया। प्रियंका गांधी ने अपने खिताब में बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि कोई भी हुकूमत आती है तो लोग उसके अच्छे काम को याद करते हैं, लेकिन कर्नाटक में चोरी से बनी बीजेपी हुकूमत को 40% कमीशन वाली हुकूमत के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हर सतह पर लोगों को लूटा है, चाहे वो किसान हो, नौजवान हो या कॉन्ट्रैक्टर्स। प्रचार सब खत्म होने जा रहा है। आज सबने अपनी बात कह दी। हम लोगों ने बार बार कहा कि बीजेपी के नेताओं को, प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, जितने भी मुख्यमंत्री सब जगह से आ रहे हैं, बार हमने उनसे कहा मुद्दे पे आओ, मुद्दे पे आओ, मुद्दे पे आओ, लेकिन एक भी बार मुद्दे पे नहीं। ये प्रचार सब खत्म होने जा रहा है। आज सबने अपनी बात कह दी। हम लोगों ने बार बार कहा कि बीजेपी के नेताओं को,
प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, जितने भी बड़े मुख्यमंत्री सब जगह से आ रहे हैं, बार बार हमने उनसे कहा मुद्दे पे आओ, मुद्दे पे आओ, मुद्दे पे आओ, लेकिन एक भी बार मुद्दे पे नहीं आए। वहीं कांग्रेस ने पीर को इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाया है, जब पोलिंग बॉडी ने अखबारात में शाये होने वाले करप्शन रेड कार्ड के इश्तिहारात के सिलसिले में उसकी कर्नाटक यूनिट को नोटिस जारी किया है। इश्तिहारात में दरअसल इल्ज़ाम लगाया गया है कि रियासत में बीजेपी की क़यादत वाली हुकूमत के तहत रिश्वत की मुकर्ररा शरहें थी, जो लोगों को मुलाजमत के तकर्रुर तबादलों के लिए जो है वो अदा करने की ज़रूरी थी। वहीं पीर के रोज़ कांग्रेस ने इल्ज़ाम लगाया कि उसने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी के दीगर रहनुमाओं के ज़रिए इंतखाबी रहनुमा खतूत की बहुत सी ढिटाई और बार बार खिलाफ वर्जियों को इलेक्शन कमीशन के नोटिस में लाया था, लेकिन इंतखाबी इदारे की तरफ से कोई नोटिस या मजम्मत बीजेपी के लिए जारी नहीं की गई। वहीं तमिलनाडु मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ने ऐलान किया है कि वो रियासत में द केरला स्टोरी की नुमाइश रोक देगी। उन्होंने अमन व अमान के मुमकिना मसाइल का हवाला देते हुए इस तरह का फैसला लिया है। दरअसल ये फिल्म 5 मई को नुमाइश के लिए पेश की गई थी। उसमें दिखाया गया है कि किस तरह केरला की ख़वातीन को इस्लाम कबूल किया गया और इस्लामिक स्टेट दहशतगर्द ग्रुप के ज़रिए उसमें उन्हें भर्ती कर दिया गया। फिल्म साजों ने इब्तिदाई तौर पर दावा किया था कि केरला से 32,000 ख़वातीन इस्लामिक स्टेट में शामिल हो चुके हैं, लेकिन जब उनसे सबूत मांगे गए तो उन्होंने ट्रेलर में तब्दीली करते हुए कहा कि ये फिल्म 3 नौजवान लड़कियों की सच्ची कहानियों का मजमुआ है। वहीं ट्रेलर ने गम व गुस्से को जन्म दिया था और फिल्म की रिलीज़ पर रोक लगाने का भी मुतालबा किया गया था। उसके लिए ताल्लुक़ से दरखास्तें भी सुप्रीम कोर्ट और केरला हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी, ताहम दोनों अदालतों से उस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया था। बता दें कि जो फिल्म प्रोपेगेंडे पर मबनी है उसकी तशहीर वज़ीर-ए-आज़म मोदी कर्नाटक असम्बली इंतखाबी मुहिम के दौरान भी करते नजर आए थे, जिस पर अपोजिशन रहनुमाओं की तरफ से उन्हें शदीद तनकीद का निशाना भी बनाया गया था। मणिपुर में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं वो हम सभी जानते हैं कि वहाँ किस तरह की सूरत हाल बनी हुई है। वहीं मैरी कॉम जो कि हिंदुस्तान के मशहूर मुक्केबाज हैं, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म मोदी, अमित शाह और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह को टैग करते हुए एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि मेरी रियासत मणिपुर जल रही है, प्लीज़ मदद कीजिए। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि जिनसे वो मदद की गुहार लगा रही थी वो कर्नाटक के इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ रहे, जिसकी वजह से 54 से ज़्यादा लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ गई। 100 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हो गए। कई हज़ार लोगों को खौफ की वजह से अपना घर बार छोड़ना पड़ गया और जो माली नुकसान हुआ या हो रहा है उसका तो कोई शुमार ही नहीं है। ये वही मणिपुर है जहां गुज़िश्ता साल फरवरी में इंतखाब के दौरान प्रधान सेवक साहब ने बीजेपी को वोट देने के बदले मणिपुर के लोगों को 25 साल तक अमन व अमान की ज़मानत दी थी। बता दें कि मणिपुर की जो हालत है उसके बावजूद वज़ीर-ए-आज़म मोदी की कर्नाटक में रैलियों को लेकर अपोजिशन लगातार उन्हें निशाना बना रही है। राहुल गांधी ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में इंतखाबी जलसे आम से खिताब किया, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी की तशद्दुद की सियासत का नतीजा आज मणिपुर में नज़र आ रहा है। मणिपुर जल रहा है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह कर्नाटक में इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि मणिपुर में कशीदगी की वजह नफ़रत और तशद्दुद की सियासत है। कांग्रेस दरअसल लोगों को जोड़ने का काम करती है, जबकि उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी लोगों को तोड़ने का काम कर रही है। वहीं केरल के मलप्पुरम में सयाहों को ले जा रही कश्ती हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 22 हो गई है। पुलिस ज़राए के मुताबिक इस हादसे में एक ही ख़ानदान के 9 अफराद की भी मौत हो गई है। तमाम 22 मरने वालों की शनाख्त भी कर ली गई है, उनमें से 7 बच्चे भी शामिल हैं। उसके अलावा 10 दीगर अफराद ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि हादसे के 10 मिनट के अंदर माहीगीरों और मकामी बाशिंदों ने 10 मुसाफिरों को बचा लिया। वहीं पुलिस को शुबा है कि हादसे में एक शख्स ताहाल लापता है, जिसकी तलाश में बहरिया, एनडीआरएफ, फायर डिपार्टमेंट, रेस्क्यू स्कूबी टीम और मकामी माहीगीर मुहिम चला रहे हैं। वहीं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार की शाम केरल के मलप्पुरम में कश्ती हादसे में हलाक होने वालों के लवाहिकीन को 2-2 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया देने का भी ऐलान किया है। वहीं वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट किया कि केरल के मलप्पुरम में कश्ती हादसे में लोगों की मौत से रंजीदा हूँ, लेकिन आपको बता दें कि मणिपुर में हुए तशद्दुद मामले पर अब तक वज़ीर-ए-आज़म मोदी खामोशी हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बदायूं के एक अदालत में शहर की जामे मस्जिद के सर्वे के लिए दरख्वास्त दी है। एएसआई की जानिब से एक वकील अदालत में पेश हुआ, जिसने सर्वे करने से इत्तिफाक किया है और उसके लिए वक्त भी मांगा। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के रियासती सदर मुकेश पटेल ने सितंबर 2022 में सिविल जज सीनियर डिवीज़न बदायूं की अदालत में एक दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें दावा किया गया था कि शहर की जामे मस्जिद दरअसल एक मंदिर था, जिसे तबाह करके मस्जिद में तब्दील कर दिया गया था। वहीं महासभा ने एएसआई
سے مسجد کا سروے کرانے کی بھی مانگ کی تھی۔ اس نے کیس میں 3 فریق بنائے جن میں ASI، ریاستی حکومت اور مسجد کمیٹی شامل ہے، اور اس کیس کی سماعت کی اگلی تاریخ جو ہے وہ 30 مئی کو مقرر کر دی گئی ہے۔ تو ناظرین بڑھتے عالمی خبروں کی طرف۔ شام کی عرب لیگ میں 12 سال بعد واپسی ہوئی ہے اور وزرائے خارجہ اجلاس میں شام کی رکنیت بحال کرنے کو منظوری دے دی گئی ہے۔ قاہرہ میں عرب لیگ ہیڈ کوارٹرز میں رکن ممالک کے وزرائے خارجہ کا اجلاس ہوا، جس میں شام کی رکنیت کی بحالی کی قرارداد پر ووٹنگ کے بعد شام کی رکنیت بحال کر دی گئی ہے۔ وہیں سعودی عرب میں ہونے والی عرب لیگ سمٹ کے دوران شام کی رکنیت بحال کرنے پر اتفاق کیا گیا تھا، اور حالیہ دنوں میں سعودی عرب اور مصر سمیت کئی عرب ممالک نے شام کے ساتھ تعلقات کی بحالی کے لیے اعلیٰ سطحی دورے بھی کیے تھے۔ وہ امریکی ریاست ٹیکساس میں ایک تیز رفتار کار نے شیلٹر ہاؤس کے باہر کھڑے تارکین وطن کو کچل دیا ہے، جس کے نتیجے میں 8 افراد ہلاک ہوئے ہیں جبکہ 10 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ہلاک اور زخمی ہونے والے تارکین وطن ہیں اور ان کا تعلق وینزویلا سے بتایا جا رہا ہے، جو کہ چند روز قبل ہی اس شیلٹر ہاؤس میں منتقل ہوئے تھے۔ واقعے کی CCTV فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ تارکین وطن اپنے شیلٹر ہاؤس کے سامنے بنے سٹاپ پر بس کے انتظار میں کھڑے ہیں کہ ایک تیز رفتار کار ریڈ سگنل توڑتے ہوئے ان پر چڑھ دوڑتی ہے۔ پولیس نے ڈرائیور کو حراست میں لے کر تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ وہیں اب تک یہ واضح نہیں ہے کہ یہ دانستہ کی گئی حرکت تھی یا پھر صرف ایک حادثہ، وہیں کیس کا ہر پہلو سے جائزہ لیا جا رہا ہے۔ عالمی ادارے خوراک ورلڈ فوڈ پروگرام WFP نے فنڈ کی کمی کی وجہ سے اگلے ماہ 2 لاکھ سے زیادہ فلسطینیوں کی امداد معطل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ غذائی قلت سے سب سے زیادہ متاثر خاندان غزہ اور مقبوضہ مغربی کنارے میں ہیں، جہاں خوراک کے عدم تحفظ اور غربت کی شرح سب سے زیادہ ہے۔ WFP فلسطینیوں کو $10.30 کا ماہانہ واؤچر اور کھانا فراہم کرتا ہے، تاہم اگلے ماہ امدادی خوراک کی معطلی سے یہ دونوں پروگرامز بند ہو جائیں گے۔ واضح ہے کہ فلسطین اور اقوام متحدہ کے ریکارڈ کے مطابق غزہ، جو کہ 2007 سے حماس گروپ کے زیر انتظام ہے، 2,30,000 فلسطینیوں کا گھر ہے، جن میں سے 45% افراد بے روزگار ہیں اور 80% کا انحصار بین الاقوامی امداد پر ہے۔ تو ناظرین، یہ خبریں، مزید خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.fikrokhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔